ये सर कल वाले क्वेश्चन फाइनल है यस सर। तो कल से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज कर लिया मैंने, एक दो क्वेश्चंस किए थे। यस सर। ब्राउन लाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है हाँ। जरा सर इससे कीजिएगा जरा एक दो दिन जरा और पिछली रिवीजन जरा करनी है आपने, तो एक क्वेश्चन जरा नोट कीजिएगा IAS 12 का ही एक आध दिन जरा और टाइम देना सर। एक मैंने वैसे आपको सेपरेट कर ही दिया था, वो दुआ लिमिटेड के नाम से। वैसे वॉल्यूम 2 में भी है, पेज नंबर 463 पे, ये जो आपके पास बुक है। तो एक तो काइंडली इसको जरा दे टाइम आज। दूसरा तो IAS 21 काफी पुराना हो गया। कौन था IAS 21 से? फॉरेन करेंसी। तो एक दो क्वेश्चन उसको भी जरा लिखना, राइट टाइम निकाल कर रिवाइज करिएगा, नोट करना जरा नाम। एक सेकंड। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 4-5 क्वेश्चन अगले एक आध दिन, एक दो दिन में। किसी के पास अगर बुक हो पेज नंबर बता दो। वॉल्यूम 1 है किसी के पास? वॉल्यूम 1 है जी? यस सर। देख के बताइएगा जरा पेज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता दो यार, ये मुस्तकीर लिमिटेड पेज नंबर बता दो वॉल्यूम 1। पेज नंबर 52, तो पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है क्या? 4 क्वेश्चन है इसमें। लोन्स वाली भी बातें आ जाएंगी और FOB बेसिस ये मीनवाइल पेज नंबर 76 पर अब चीजें नहीं असल में मिक्स होने वाली हैं। एक दो टॉपिक्स और ऐसे हैं जो मिक्स हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर आते हैं वापस। तो मीनवाइल जरा पुरानी चीजें रिवाइज कर लेंगे सर। पेज नंबर 50, सॉरी क्या बोला मैं, नहीं अभी क्या पेज 76 पे फिलहाल। यस सर। स्टैंडर्ड्स कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी भी नहीं आ रहा। तो ऐसा नेक्स्ट टॉपिक ठीक है अल्लाह मान। IAS 37 एक सदी है। IAS 37 ध्यान रखने अपना इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा। 3 चीजें इसमें आएंगी, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट। पहले 5-6 मिनट मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए जी, ठीक है? बड़ा ऑर्डर कर दिया तो अच्छी बात है, अगर ऑर्डर हो गया तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। सबसे पहले इस टॉपिक में पहले आप स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज कंसंट्रेट करें। 3 हेडिंग्स लिखे हैं ऊपर, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट। उसमें सबसे पहले आते हैं जरा प्रोविजन किसे कहते हैं। पहली लाइन जरा देखो, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी को कहते हैं जिसकी अमाउंट ऑफ सेटलमेंट या टाइमिंग ऑफ अनसेटलमेंट में अनसर्टेनिटी हो। दोनों में अनसर्टेनिटी, दोनों में भी हो सकती है, लेकिन किसी एक चीज में भी टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट या अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। क्या मतलब अमाउंट ऑफ सेटलमेंट? लायबिलिटी के अगेंस्ट कितने पैसे जाने हैं, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी।
और टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट कब जाए, या तो दोनों चीजें अनसर्टन है, या अगर कोई एक चीज भी टाइमिंग या अमाउंट में से अनसर्टन है तो ऐसी लायबिलिटी कहलाती है प्रोविजन। पहले नेक्स्ट लाइन पे जरा जाए, लायबिलिटी किसे कहते हैं? तीन चीजें ढूंढने जरा नेक्स्ट डेफिनेशन में। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, किसी पास्ट इवेंट की वजह से हो, और उसकी सेटलमेंट पे रिसोर्सेज का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड हो। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of a past event, settlement of which results into expectation of outflow of resources। क्या लाइबिलिटी की सेटलमेंट पे पैसे आते हैं, रिसोर्सेज का आउटफ्लो हो जाता है। अभी क्या बातें शुरू हो गई हैं, जरा बोर्ड पे देखने के लिए प्रोविजन जहन से निकालना, जरा पहले कुछ लाइबिलिटी जहन में लाना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सपोज एज ऑन है 30th June 2021, इसमें होती है लाइबिलिटीज। आपकी स्टेटमेंट में सपोज क्रेडिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट हो वो भी बहस नहीं है। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज़ ऑफ पास्ट इवेंट। इन वर्ड्स को थोड़ा समझ लें। तो लेट्स से आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 10 मिलियन रुपीस के क्रेडिटर्स आ रहे, आपने जरा डेफिनेशन पे गौर करना, जरा इसको जरा समझना सीखा। क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? प्रेजेंट मींस क्या है? बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट की बात है। इस बैलेंस शीट डेट पे आपकी एक ऑब्लिगेशन है, क्या ये किसी फ्यूचर इवेंट की वजह से बनी है? कौन सा पास्ट इवेंट हुआ होगा? क्या आपने गुड्स खरीद ली होंगी, अभी खरीदनी होंगी? अगर आपने गुड्स खरीदनी है तो उसके पैसे देना भी तो लायबिलिटी है। अगर आपने अभी गुड्स खरीदनी है तो सर जी उसके पैसे तो लायबिलिटी नहीं है। गुड्स खरीद चुके होंगे लेकिन पैसे नहीं दिए, इस वजह से एक ऑब्लिगेशन बनी। तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट इन केस ऑफ क्रेडिटर्स? परचेज ऑफ गुड्स। तो चीजें खरीदनी लेकिन पैसे ना देने की वजह से 30 जून 2021 वाले दिन आपकी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या इसकी सेटलमेंट पे फ्यूचर में कोई कैश आउटफ्लोज होंगे? इज इट अ लायबिलिटी सर? लायबिलिटी सर, लेकिन हम जरा फर्स्ट लाइन में रह, प्रोविजन किस लायबिलिटी को कहते हैं? तो क्रेडिटर से सर अगर आपने कोई गुड्स खरीदी हैं तो उसके साथ एक इनवाइस मिलती है, उस पर अमाउंट लिखी होती है, और नॉर्मल सिचुएशन यही है कि 15, 20, 25 दिन का टाइम पीरियड भी डिसाइडेड होता है। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी क्रेडिटर्स की जिसमें अमाउंट और टाइमिंग दोनों सर्टेन ही है, तो इसमें अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं। इट मींस ये लायबिलिटी तो है लेकिन प्रोविजन नहीं। ठीक है सर, प्रोविजन अभी तक हमें क्या पता चला, प्रोविजन क्या चीज है? वो भी लायबिलिटी है लेकिन अनसर्टेन है, अनसर्टेन है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग ऑफ या अमाउंट। नेक्स्ट आ रहे हैं जरा, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सैलरी पेएबल वाली लायबिलिटी आ रही है। लेट्स अज्यूम 1 मिलियन कि अपने एम्प्लॉइज की, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की सैलरी भी पे करनी है। नहीं, एक मिनट, पास्ट इवेंट कोई हुआ होगा क्या? अगर मैं 30 जून 2021 पे ये बात कर रहा हूँ तो क्या ये कोई जून या उससे पिछली सैलरी होगी या फ्यूचर की सैलरी होगी? क्या जुलाई की सैलरी भी आपकी लायबिलिटी? नेक्स्ट जुलाई, अगस्त। पास्ट इवेंट क्या होगा इस केस में? जून या इससे पहले किसी महीने में सर्विसेज नहीं होंगी आपने, ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज ने काम कर लिया होगा लेकिन अभी आपने अगर पैसे नहीं दिए तो क्या आपकी लायबिलिटी बन गई? क्या एम्प्लॉय रखते ही फ्यूचर की सारी सैलरी लायबिलिटी हो जाती है? एम्प्लॉय रखा है, कैलकुलेटर पकड़ लिए, क्या अब इसने कितनी देर हमारे पास रहना है? ऐसा तो नहीं होता सर। एम्प्लॉय सर्विसेज देता जाएगा,
और अगर आप पैसे देते जा रहे हैं लाइबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर सर्विसेज लेनी है, पेमेंट नहीं की, तो आपकी फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाएगी। व्हाट विल बी द पास्ट इवेंट इन दिस केस? ऑब्टेनिंग ऑफ सर्विसेज। लेट्स से आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि लोन फ्रॉम बैंक आ रहा है, फॉर एग्जांपल चलो 50 मिलियन, इज इट अ लायबिलिटी सर? इसका क्या पास्ट इवेंट हुआ होगा? क्या आपने लोन ले लिया होगा या लेना होगा? अगर आपका प्लान है कि फ्यूचर में लोन लेंगे तो उसकी एंट्री बताएं। लोन ले लिया है लेकिन अभी वापस नहीं किया, तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट इन दिस केस? ऑब्टेनिंग कैश अगेंस्ट लोन, ऑब्टेनिंग कैश अगेंस्ट लोन फ्रॉम बैंक। कैश ले लिया है लेकिन अभी वापस नहीं किया, इट्स अ लायबिलिटी। इन दोनों चीजों पर भी जरा गौर करें। सैलरी पेबल हो तो क्या अमाउंट सर्टन है? पता होगा एम्प्लॉय को कितने पैसे देने हैं, एग्रीड है, कब देने हैं, ये भी नॉर्मली एग्रीड होते हैं, हर महीने देने होते हैं। हो सकता है आपने डिसाइड किया 2 तारीख को देने, यकम को देने, 5 को देने, लेकिन इसमें कोई खास अनसर्टेनिटी वाली बात ऐसा सच नहीं। सिमिलरली बैंक लोन है, लोन एग्रीमेंट होगा, लिखा होगा कितने पैसे लिए हैं, किन किन दिनों पे वापस करने हैं, सेमी एनुअल देने हैं, एनुअली देने हैं, मंथली देने हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो एग्रीमेंट में डिसाइडेड होगा। तो लायबिलिटी तो है लेकिन अनसर्टन ना होने की वजह से प्रोविजन नहीं। किस किस एंगल से अनसर्टन ना होने की वजह से? देन अगर इंटरेस्ट पेबल के बारे में सोचा, लेट्स से 0.5 मिलियन का इंटरेस्ट पेबल है, व्हाट इज द पास्ट इवेंट? नहीं, ऑब्टेनिंग लोन नहीं, ऑब्टेनिंग लोन डेफिनेटली ठीक है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम। अगर साल के आखिरी दिन लोन लिया तो फिर इंटरेस्ट पेबल तो नहीं होगा साल के आखिरी दिन। लेकिन अगर साल के दौरान कहीं लोन ले लिया, महीना गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 1 दिन गुजर गए, तो ठीक है ऑब्टेनिंग लोन, लेकिन लोन लेने के बाद पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजर गया और लेकिन उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट अभी आपने दिया नहीं है, तो लोन लेने के बाद टाइम बेसिस पे होता है इंटरेस्ट। तो पैसेज ऑफ टाइम, 6 महीने गुजरे हैं, 4 महीने गुजरे हैं, ऐसे ही वर्किंग करते हैं। द पैसेज ऑफ टाइम इज द पास्ट इवेंट इन दिस केस। अगर फ्यूचर का इंटरेस्ट हो, वो लीज एंड बनाए, वो शायद बात होती रही है, अगर आप टेबल बना रहे हैं कुछ में, तो किसी बैलेंस शीट डेट से अगर ऑनवर्ड आगे वाला इंटरेस्ट हो, वो अभी हमारी क्यों लायबिलिटी नहीं है, उसका अभी टाइम ही नहीं गुजरा। लेकिन अगर किसी इंटरेस्ट का टाइम गुजर गया, पे नहीं भी गया, अक्सर होता था कि नेक्स्ट अकाउंटिंग के स्टार्ट में इंस्टॉलमेंट पे होनी है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता था, अगर हमारे टाइम पीरियड में उसका टाइम गुजर गया तो वो इंटरेस्ट पेबल होता था। तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेबल? डेफिनेटली लोन लेने के बाद भी ऑब्टेनिंग, आफ्टर ऑब्टेनिंग लोन पैसेज ऑफ टाइम, मतलब अगर लोन ही नहीं लिया तो जितना मर्जी वक्त गुजरता रहे। आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑफ लोन पैसेज ऑफ टाइम इज द पास्ट इवेंट। अब इसको भी जरा प्रोविजन के एंगल से पढ़ें। इज इट सर्टेन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट? रेट होगा, टाइम पीरियड होगा, आप भी वर्किंग कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। पेमेंट डेट्स भी मंथली, क्वार्टरली या एनुअली इंस्टॉलमेंट के साथ डिसाइडेड होते हैं। एक और जरा पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, सपोज 2 मिलियन का फैक्ट्री में बिल आया, पास्ट इवेंट। क्या बिजली इस्तेमाल करनी होगी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एडवांस बिल वाली बात तो शुक्र है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली होगी, और अगर पैसे नहीं दिए तो एक्सपेंस के साथ साथ लायबिलिटी भी है। क्या इसकी अमाउंट सर्टन होती है? इसे तो बिल के ऊपर लिखी होती है। क्या इसकी डेट भी सर्टन होती है? इसकी डेट भी होती है। once again there is no uncertainty with respect to timing of settlement or amount of settlement, therefore it is a liability but not a provision। ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हर लायबिलिटी प्रोविजन नहीं है। लायबिलिटीज में से वो लायबिलिटीज जिनकी टाइमिंग या अमाउंट्स में अनसर्टेनिटी आ जाए,
वो प्रोविजन है। अब ये प्रोविजन बार बार जब आप वर्ड सुन रहे हैं, आपके समझ में कुछ और भी आ रहा है, लेकिन उसको आने दें, भी मुझे बात अपनी पूरी करने दें। आप इस तरह करें, पेज नंबर 76 के पीछे या रजिस्टर, वैसे जगह है लेफ्ट साइड पे, खाली एक सफा है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो कहीं नोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है? कोशिश करके ना साथ साथ चलने की कोशिश क्या करें यार, वरना ना बात बनती नहीं है, चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर फायदा नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता पिछला रहता है तो शायद ये वीक थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा काम। इसी तरह हिम्मत करके इकट्ठे मिल जाए। ऑब्टेनिंग कैश अगेंस्ट लोन, ये मजा आपने वो कर लिया कल रोज वाला, वो तो अर्नड बेसिस पे, टैक्सेबल भी अर्नड है, व्हेन अर्नड। अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, सेम है या कर दिए? क्यों? हम भी इनकम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब अर्न होती है, और टैक्स में भी लिखा हुआ टैक्स व्हेन अर्न। ये अगर नोट कर लेंगे तो करनी बताइएगा। नेक्स्ट सर, क्या कोई वाकई लायबिलिटी ऐसी है जिसकी टाइमिंग या अमाउंट में अनसर्टेनिटी? नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। करंट टैक्स पेएबल वर्ड हम बोलते जा रहे हैं काफी अर्से से। करंट टैक्स की एंट्री बता दो। हम करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेएबल, क्रेडिट की एंट्री की अमाउंट तक कैसे पहुंचते हैं? हम अकाउंटिंग ईयर के एंड पे अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाते हैं और टैक्सेबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो एड लेस करना वो कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके अपना टैक्सेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट करंट टैक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम एंट्री तो कर लेते हैं उस बार। लेट्स अज्यूम हमने 1.5 मिलियन का करंट टैक्स पेएबल रिकॉर्ड कर लिया, देन हम वो करंट टैक्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लिख के
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को रिटर्न सबमिट करवा देते हैं, ठीक है सर। लेकिन क्या फिर टैक्स वाले हमारी असेसमेंट करके कोई अंडर ओवर प्रोविजन बता देते हैं? तो जो हमारी अमाउंट है वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, उसे टैक्स वाले अपने टैक्सेबल और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेस पे असेस करके देखते हैं कि हमारी फिगर ठीक है या नहीं, और अंडर प्रोविजन भी हो सकती है और ओवर प्रोविजन, कल भी बात हुई है शायद। तो अंडर ओवर प्रोविजन की क्या फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं सर? तो क्या ये जो 1.5 मिलियन है, क्या ये जरूरी है कि एज इट इज इतना ही असेस हो जाए? इसमें डिफरेंस आ सकता है। फिर ये असेस कब होगा? नहीं मतलब असेस कब होगा? फिर अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी के सेम में हो तो 5 इयर्स भी हैं और समटाइम्स 1 साल और भी एक्सटेंड हो जाता है। फिर असेसमेंट रीओपन भी हो सकती है एज मेनी टाइम्स एज द कमिश्नर वांट्स। तो आखिर ये असेसमेंट कब फाइनल होगी, कितने की होगी, कितने पे होगी? ये डेफिनेटली एक एस्टीमेट तो किया जा सकता है, लेकिन इसे ये कहना कि 100% एग्जैक्ट अमाउंट है, ऐसी बात नहीं है जी। नहीं, हम कोशिश तो पूरी करते हैं सर। नहीं, हमने जो करंट टैक्स की वर्किंग की, क्या हमेशा हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग और टैक्स डिपार्टमेंट वालों की अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग में फर्क आने की वजह से ऐसा होता है। फिर वो असेसमेंट्स रीओपन भी करते रहते हैं, तो अमाउंट में भी फर्क आ सकता है और टाइमिंग भी कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। हमने तो रिटर्न जमा करा दी है, लेकिन उस रिटर्न की बेस पे हमारी जो टैक्स की अमाउंट है कब फाइनली डिसाइड होगी, कितने पे डिसाइड होगी, ये शायद हमारे कंट्रोल में नहीं। तो क्या इस अमाउंट में चेंज आ सकता है सर? तो बेहतर यही है कि आज से ऑनवर्ड्स हम करंट टैक्स पेबल की जगह प्रोविजन फॉर टैक्स बोला करें। क्यों बोला करें सर ऐसे? मीन्स उससे व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स। और ये नहीं कि मतलब गलत हो जाएगा कि हम करंट टैक्स पेबल अगर बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर अकॉर्डिंग टू आईएस 37 क्या है, इसे प्रोविजन बोला जाए। इस केस में कोई पास्ट इवेंट बताएंगे? आपने करंट टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए, कोई पास्ट इवेंट हुआ था क्या? फ्यूचर का टैक्स आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो साल गुजरा उसी का। अर्निंग ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स, अगर आपकी वर्किंग में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ना आते, क्या आपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे तो ये करंट टैक्स रिकॉर्ड हुआ। ये भी लायबिलिटी, इसका भी कोई पास्ट इवेंट होगा। सिर्फ इसमें क्या नई चीज हो रही है, इसकी अमाउंट टाइमिंग में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। हम एस्टीमेट करके बेस्ट एस्टीमेट तक पहुंच के अपनी प्रोविजन रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें अंडर ओवर प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट हो सकती है। कुछ क्लियर हुई बात या है कंफ्यूजन? मैं इस, क्या ये लाइबिलिटी है, लेकिन मैं इस लाइबिलिटी को क्या भी कहना चाहता हूँ, वो क्यों? क्लियर है सर? एक आईएएस 12 में बात और हुई थी, ग्रेचुटी पेबल। ग्रेचुटी पेबल होती क्या? ग्रेचुटी पेबल एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पे पैसे देने, रिटायरमेंट पे या डेथ पे। तो जब बैलेंस शीट डेट आई है, हम अपनी बेस अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली एम्प्लॉय कितने अरसे तक हमारे पास रहेगा, कितने अरसे सर्विसेज देगा, कितना काम करेगा, उसके मुताबिक हमने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिए। अब ये पैसे कब देने पड़ेंगे? ये रिटायरमेंट पे भी, और खुदा न खासा रिटायरमेंट से पहले ही पहुंच गया तो तब देने पड़ेंगे। अब वो नहीं, जन्नत में जाना पहले, तो अब वो कब चला जाएगा और फिर हमें उस किस वक्त पैसे देने पड़ेंगे? कोशिश तो करते हैं एस्टिमेट हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। क्लियर है बात मेरी? तो इसको भी शायद मैंने वहां लिखवाया भी होगा, बल्कि लिखा होगा वहां, प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी। व्हाई इट इज प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी? अच्छा, ये दोनों बरल जरूरी नहीं है, कोई एक चीज भी अगर अनसर्टन हो तो इवन देन प्रोविजन वर्ड बोला जाता है। अब इस केस में पास्ट इवेंट क्या है? सर्विसेज ही, सर्विसेज, एम्प्लॉय की सर्विसेज, सर्विसेज फ्रॉम एम्प्लॉय। एग्रीमेंट हुआ था ना कि हर साल की सर्विसेज के बेस पे कितने हमने ग्रेजुएटी के अगेंस्ट एंड में रिटायरमेंट के वक्त पैसे देने हैं। ये रिटायरमेंट या टर्मिनेशन या किसी भी वजह से अगर हमारे बिजनेस को छोड़ के जाता है, तो समझ आना शुरू होगी प्लीज। एक बचपन जरा ध्यान में लाना, डिसमेंटलिंग कभी सुना?
अगर आपने कोई एसेट इंस्टॉल कर लिया है और लॉ की किसी प्रोविजन की वजह, एग्रीमेंट की वजह से आपने वो एसेट एंड में डिसमेंटल रिमूव करना है, साइट रिस्टोर करनी है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पर दोबारा कुछ याद कराता हूँ। लेकिन कुछ आगे वैसे आपने एक एसेट इंस्टॉल किया, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपने इस एसेट को डी इंस्टॉल करना है। डी इंस्टॉल मीन्स निकाल लेना है और फिर इसे रिमूव करना है, और जिस साइड पे आपने इसे फिक्स किया था उसे रिस्टोर वगैरह करना है, ठीक है। तो अब ये जो फॉर एग्जांपल 20 इयर्स लाइफ है, 20 इयर्स इस एसेट की लाइफ है, आपने इस एग्रीमेंट की बेस पे अब अपनी लायबिलिटी कब रिकॉर्ड करनी है, नहीं कब रिकॉर्ड करनी है, जब एसेट इंस्टॉल कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इस एसेट को डी इंस्टॉल किया जाए, उसे डिसमेंटल बोला जाता है, ठीक है। तो अब पैसे जाने एक्चुअली 20 इयर्स के बाद, यूजफुल लाइफ के एंड पे। रिकॉर्ड अगर आपने आज करने हैं तो उसके लिए एक एस्टीमेट किया जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे जाएंगे उस डिस इंस्टॉलेशन में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो डेफिनेटली उसकी प्रेजेंट वैल्यू की भी साइंस है, मैं बार रिवाइज करता हूँ, लेकिन जो अमाउंट जिसकी बेस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो सर्टन अमाउंट है। अब इस केस में शायद लाइफ तो हमें अंदाजा है कि 20 साल बाद है, लेकिन इस केस में अमाउंट जो है पहले हम सोचेंगे कि 20 साल बाद कितनी फिगर अमाउंट की पे होगी, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे। ऑयल रिग्स की बात हुई, ठीक है। तो क्या वैसे ये लायबिलिटी है, इसका पास्ट इवेंट क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट एंड नहीं इंस्टॉल एसेट इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट एंड ऑब्लिगेशन टू डिसमेंटल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। मसलन आपने कोई एसेट इंस्टॉल किया है और कोई एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिसमेंटलिंग की क्लॉज नहीं है, तो फिर तो आप सुबह शाम जितने मर्जी एसेट्स इंस्टॉल करें, लेकिन अगर एग्रीमेंट में डिसमेंटलिंग की क्लॉज है और आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो अब इससे क्या होगा, आपकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि आपने फ्यूचर में कुछ कॉस्ट इंकर करके अब ये डिसमेंटलिंग करनी है, और अगर वो फ्यूचर जो है 1 साल से ज्यादा है तो फिर उसमें टाइम वाली मनी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन ये अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट नहीं है, फ्यूचर में इंकर होनी है, आप एस्टिमेट करेंगे, उस एस्टिमेट के बेस पे फिर प्रेजेंट वैल्यूज लेंगे ऐसे ही, और फिर क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री याद है, इसकी कोई एंट्री याद है सर, शायद हर लाइबिलिटी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट हो जाता है, लेकिन ये जो लाइबिलिटी है अकॉर्डिंग टू IAS 16 ये फिर कैपिटलाइज होती है। चलिए यहाँ तक लिखे आप लोग भी, 3 हो गए, लेफ्ट साइड पे पेज पे जगह, सपोज इसकी भी अमाउंट 3 मिलियन है। प्लान डेबिट, प्रोविजन क्यों बोला हमने इसे, अमाउंट की तरह अनसर्टेनिटी, एस्टिमेटेड अमाउंट तो है, बेस्ट एस्टिमेट की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब भी को फ्यूचर की अमाउंट है तो शायद इसे एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा बारे में मैंने अभी आपके सामने बोला जरूर है, इसकी ही डिटेल डिस्कशन है काफी इसमें। ऑनलाइन सर्च कर कुछ क्लियर है यहाँ तक,
इधर लिखे सर। नहीं, मंथली नॉर्मली नहीं होती, ये साल के बाद बेस्ड ऑन लास्ट मंथ सैलरी, एक महीने की सैलरी पूरे साल बाद एज अ ग्रेजुएटी होती है, तो फिर हर साल एक्यूमुलेट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, देनी कब है, कब देंगे। फिर सेकेंडली ये भी होता है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स से। तो अब अगर इंक्रीमेंट्स लगते जा रहे हैं सैलरी में, तो वो लास्ट ड्रॉन सैलरी फिर कितनी होगी, नहीं मतलब जितनी भी होगी, तो नहीं आप एग्जैक्टली उस वक्त कितनी होगी, तो वो अभी अंदाजे ही बस किए जा सकते हैं। जी सर, नोटेड है सर। एक एग्जांपल वैसे जरा सोचें आप, रेडी। लेट्स अज्यूम आपके अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस किया किसी कस्टमर ने, आपने उसे डिफेक्टिव गुड सप्लाई की, किसने किस पे क्या किया है, अब कोर्ट में केस चल रहा है, बैलेंस शीट डेट आ गई 30 जून 2021, आपने अपने लीगल एडवाइजर लॉयर से पूछा कि क्या सिचुएशन चल रही है, कोर्ट में केस किस तरफ जा रहा है। अगर तो वो क्या अभी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है हमारे फेवर में हो जाए, हमारे अगेंस्ट हो जाए, फिर तो शायद अभी किसी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही से। लेकिन अगर वो कहे लग रहा है कि पैसे देने पड़ने हैं, और फिर आपने उनसे पूछा, लीगल एडवाइजर से पूछा कि कितना एस्टीमेट है, अगर वो कह दे कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, तो देखें ये अमाउंट्स यकीनन अनसर्टन तो है, फर्स्ट लाइन दोबारा देखें, अमाउंट्स अनसर्टन तो हैं, लेकिन कोई अमाउंट फिर भी कोई बेस्ट एस्टीमेट तो होना चाहिए, कोई एस्टीमेटेड अमाउंट कोई होनी चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर वो लीगल एडवाइजर कहते हैं हमारे अगेंस्ट सेटलमेंट के चांसेस तो हैं, लेकिन अभी अमाउंट के किसी एस्टीमेट को बताना हमारे लिए मुश्किल है, तो इवन देन आप एंट्री नहीं कर सकेंगे। फिर इसके कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं जो उस दिन आप मुझसे पूछने लगे, तो वो मैं बाद में बात करूंगा। एंट्री अगर आपने करनी है, यू नीड अ रिलायबल एस्टीमेट अमाउंट एटलीस्ट, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट अगर नहीं भी है तो एस्टिमेटेड अमाउंट भी कौन सी लेंगे जो बेस्ट पॉसिबल हो। तो अगर अभी सिचुएशन में लीगल एडवाइजर ही बेस्ट पोजीशन में होगा कि आपको बता सके कि अल्टीमेटली कितने पैसे जाने हैं, तो अगर वो नहीं बता पा रहा तो आप डबल एंट्री नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट होना और उसका एस्टीमेट ये है कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन रुपीज सपोज देने पड़ने हैं, तो क्या फिर अब हमें एंट्री कर लेनी चाहिए, क्या एंट्री कर लेनी चाहिए। लीगल एक्सपेंसेस सॉर्ट ऑफ डेबिट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना, तो क्या इसे प्रोविजन कहें हम या सिंपली पेएबल कहें, प्रोविजन क्यों कहें इसे। अब अमाउंट तो तभी सर्टन होगी जब कोर्ट का केस डिसाइड होगा। अब कोर्ट केस डिसाइड कब होता है, ये भी उन्हें ही पता है जिन्होंने डिसाइड करना है। तो इस लायबिलिटी ने पे कब होना है, कितने पे होना है, हम मैक्सिमम एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अमाउंट तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कोर्ट केस सेटल नहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर बेस्ट एस्टिमेट मिल जाए तो क्या हमें प्रोविजन अगेंस्ट लिटिगेशन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। लिटिगेशन किसे कहते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, रिकॉर्ड लिखना नहीं, प्रोविजन फॉर litigations, court case। What is the past event? सिर्फ सप्लाई नहीं, ठीक है चले। अगर फॉर एग्जांपल हमने डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई किए और किसी ने कोर्ट में केस ही नहीं किया,
तो दोनों चीजें शायद सप्लाई नहीं अच्छा बंदा क्या इंशाल्लाह वहां जाके ले लेगा। हाँ ठीक है, मतलब सब्र की बात है, यहाँ पता नहीं, उसने कहा वहीं देखूंगा इंशाल्लाह। क्या जो खामोश रहे वही अच्छा है, जो कुछ नहीं कह रहा उसे छोड़ें, उसे और तंग करें। जो कुछ ना कहे सर उसी से डरें सर, जो आगे से 4 लगा देगा 1 लगाइए, वो तो खैर है, मामला सेटल हो गया आपकी तरफ बल्कि हो गया। बाकी इंशाल्लाह आप कुछ नहीं कर सकते अगर, तो वहां जाके ले लेंगे। हमारा भी तो अलमी ये है ना, कुछ नहीं कर सकते तो वहां से तो सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स as a result of which there is a court case, as a result of which there is a court case, as a result of which there is a court case. बारह ठीक है, कोर्ट केस इज अ पास्ट इवेंट, लेकिन कोर्ट केस भी पास्ट इवेंट की वजह तो शायद पूरी बात कर लेते हैं। डबल एंट्री भी इसकी लिखें, लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट तो लॉस टाइप चीज है, एक्सपेंस कर लीगल एक्सपेंसेस या लिटिगेशन एक्सपेंसेस डेबिट कब एंट्री कर रहे होंगे हम, जब अमाउंट सेटल हो गई होगी, हमें लग रहा है मोर देन प्रोबेबल है कि पैसे जाने हैं, और अगर अमाउंट पता चल गई है तो वी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन अगेंस्ट इट। कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है? ऐसे ही सर, अगर आपने किसी पे कोर्ट केस किए और आपको लग रहा है कि इनफ्लो हो जाएगा, तो वही चीज है, वो फिर आते हैं उस पर भी आना। अभी फिलहाल शुरू में ऐसे लगा जैसे हमारे भी कोर्ट में केस होते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर डेफिनेटली सिचुएशन उलट हो जाएगी। जब इनफ्लोज होने हो तो हम जरा ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन अगर आउटफ्लोज होने हो, लेकिन बहरहाल वो प्रोबेबल हो जाए और अमाउंट्स पता चल जाए, तो वी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन अगेंस्ट इट। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? ओके जी प्लीज। एक और जरा आपके दिल के नजदीक, बल्कि लिखने से पहले जरा पता चल जाए कितने दिल के नजदीक है। मोबाइल जहन में लाए सर, मोबाइल विद वारंटी मिलते हैं सर, मिलते हैं सर। अब जो कंपनीज वारंटी देती हैं उनकी तरफ पहुंच जाना। कंपनीज ने अपने मोबाइल बेचे हैं विद वारंटी, क्या अपनी इस वारंटी के अगेंस्ट कोई उन्हें प्रोविजन बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ईयर एंड पे देखना चाहिए कितने मोबाइल्स हैं जो सेल किया गया, और उनमें से फिर एस्टीमेट होना चाहिए कि कितने मोबाइल्स में किस किस किस्म के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, आ गए हैं, आ सकते हैं। कैसे पता चल सकता है? हिस्ट्री देखेंगे हम, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकली कितने किस किस्म के डिफेक्ट्स आते हैं, और अगर लग रहा है कि इस साल भी जो चीजें बेची हैं इनमें डिफेक्ट्स आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल नहीं लग रहा क्योंकि डिफेक्ट्स आएंगे, तो फिर इसके अगेंस्ट कोई प्रूव नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है कि डिफेक्ट्स आएंगे, हमें वो ठीक करने पे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे और रिलायबल एस्टीमेट मिल जाए अमाउंट का, तो क्या प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए? क्या डबल एंट्री होनी चाहिए? ये डिसमेंटलिंग के अलावा बाकी सब एक्सपेंसेस ही हैं शायद, क्या ख्याल है? मसलन जरा देखें ये करंट टैक्स पेबल की एंट्री के एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ग्रेजुएटी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, लिटिगेशन लीगल एक्सपेंसेस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वारंटी एक्सपेंस की वारंटी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। सिर्फ डिसमेंटलिंग की अमाउंट जो I-16 के मुताबिक वो पहले कैपिटलाइज होती है, असल में लॉन्ग टर्म है वो, तो रादर देन आप एक ही साल में एक्सपेंस आउट करें, उसे पहले कैपिटलाइज कर लें और फिर जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ उसे डेप्रिशिएट करते रहें। तो प्रोविजन फॉर वारंटी का पास्ट इवेंट बताएं। सेल ऑफ मोबाइल्स विद डिफेक्ट्स, हाँ ये ठीक है, विद वारंटी, सेल ऑफ मोबाइल्स विद वारंटी। इसमें मेरा ख्याल टाइमिंग शायद थोड़ा सा आइडिया होता है कि टाइमिंग विद इन 6 मंथ होता है, इस तरह विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, तो टाइम शायद इतना अनसर्टन नहीं है। लेकिन कितने वो लोग होंगे, कितने वो नौजवान होंगे जो मुतासिर होंगे इन डिफेक्ट्स की वजह से,
और अपने कीमती टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे मोबाइल के खराब हो जाने की वजह से। ये सब वो एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो सेल ऑफ मोबाइल्स विद वारंटी, सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्या उसे? एक होता है, एक इस तरह की वारंटी भी हो सकती है कि भाईजान ये ले जाएं, तसल्ली कर लें, इस्तेमाल कर लें, देख लें, दिल ना माने तो वापस कर दीजिएगा। इस केस में बताए सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब आपको फोन करे भाईजान मैं मुतमईन हूँ, जज़ाकल्लाह, या फिर आपने कोई टाइम पीरियड रख लिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर बता दें, तो अगर तो उसने अगले दिन ही बता दी तो क्या बात है, छा गए आप, तो फिर तो ठीक है मैंने रख लिया। लेकिन अगर महीना गुजर जाए तो फिर महीने बाद आप सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली सेल विद वारंटीज जो है इसमें आप सेल रिकॉर्ड करते जाएंगे, एक आम रूटीन की वारंटीज हैं। कोई स्पेशलाइज्ड अगर वारंटीज हो जाए खास कस्टमर्स की, उस पर फिर हमें वेट करना चाहिए जब तक वो वारंटी पीरियड एक्सपायर ना हो जाए। लेकिन इस केस में रूटीन की सेल रिकॉर्ड होती रहेगी, लेकिन साथ साथ ये भी एस्टिमेट होता रहेगा। इसमें मेरा ख्याल है वैसे भी ये सच रिटर्न ऑफ मोबाइल वाली स्टोरी कम ही होती है। ये मैक्सिमम यही होता है कि जो डिफेक्ट है वो ठीक कर दिया जाएगा, कोई रिप्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकती है मेरा ख्याल। तो ऐसा सेल रिटर्न वाली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि वो मोबाइल ही आपको ठीक है जी पैसे ले लें, इस तरह नहीं होता। मैक्सिमम मेरा डिफेक्ट्स रिमूव होते हैं, तो सेल मुतासर नहीं होगी उनकी। हाँ, सिर्फ जो उस सेल की वजह से एक्स्ट्रा खर्चे होने हैं उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना, ठीक है। एक एंट्री लिख लीजिए इसकी, वारंटी एक्सपेंस टैब, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल जी, IFRS 15 इज कमिंग, सही कह रहे हैं जुनेद। राइट टू रिटर्न, सेल और रिटर्न बेसिस कभी लफ्ज सुना? नहीं सर, सुनेंगे इंशाल्लाह। कंसोलिडेशन में दिखाया था, लेकिन बहरहाल ये बड़ी लंबी बहसें आनी। ये अब कुछ जरा प्रोविजन की बात समझ आ गई है? प्रोविजन क्या, प्रोविजन एक लायबिलिटी है सर? आ जाए पेज नंबर 76 पे पढ़ना, कॉपी लिखिए हम। क्या प्रोविजन एक लायबिलिटी है? लेकिन क्या ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो अनसर्टन होती है विद रिस्पेक्ट टू आइदर टाइमिंग और अमाउंट ऑफ सेटलमेंट? क्या हर प्रोविजन लायबिलिटी होती है? हर प्रोविजन लायबिलिटी जरूरी है, लेकिन क्या हर लायबिलिटी प्रोविजन जरूरी है? क्रेडिटर्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, लोन लायबिलिटीज तो हैं, प्रोविजन नहीं है। तो हर लायबिलिटी के लिए जरूरी नहीं कि वो प्रोविजन हो, लेकिन प्रोविजन कब होगी? जब पहले लायबिलिटी होगी फिर अनसर्टन होगी। अब 2-3 आपके जहन में एग्जांपल्स और आई होंगी, पहले जरा उनको जहन से निकाल के साइड पे कर दो। कभी आपने वर्ड सुना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? की एंट्री बोले बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, जरा डेफिनेशन देखें पहली लाइन में लायबिलिटी की। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहली लाइन जो लायबिलिटी की है, इज इट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पहले ऑब्लिगेशन पे रहे, क्या ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने किसी को पैसे देने? मैक्सिमम क्या होगा, हमें कम मिलेंगे, हमारा कोई आउटफ्लो नहीं होना। बैड डेट्स हमें कम मिलेंगे या हमें कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? हमें डाउट होगा डेटर्स पे कि पैसे नहीं देगा, तो हमने किसी को नहीं देने। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अ लायबिलिटी। आगे तो मतलब जाने की जरूरत ही नहीं ना, पास्ट इवेंट्स वगैरह पे ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो असल में इश्यू सर ये है कि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक पुराना वर्ड है जो अभी तक यूज होता जा रहा है। असूलन इस वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IAS 37, और इसलिए शायद ये वर्ड रिप्लेस भी हो चुका है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अक्सर वर्ड बोला जाता है, लेकिन पुराना वर्ड एक चलता चला आ रहा है, कौन सा? लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग IAS 37 या इस तरह कम से कम हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये वो प्रोविजन है जो IAS 37 में एड्रेस नहीं। बेहतर क्या है कि हम क्या ही वर्ड ध्यान में रखें, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। लेकिन बहरहाल अगर कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड लिखा देखें
तो कम से कम ये जहन में आ जाना चाहिए कि इसकी बहस IAS 37 में नहीं हो, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। सेकेंडली ये भी जहन में लाएंगे, जरा बैलेंस शीट बनाया जहन में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लायबिलिटीज में करंट में आती है नॉन करंट में? इट इज रिवर्सल ऑफ डेटर्स, कम रिसीवेबल मिलेगा। ये उसी तरह से जिस तरह एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है एसेट में से लेस होती है, तो उसी तरह जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये डेटर्स से नेट किए जाते हैं। अगर ये लायबिलिटी होती तो ऑब्वियसली इसे लायबिलिटीज में लिखना चाहिए था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जब भी कभी वर्ड आपके सामने आए तो आपके जहन में क्या आता है? क्या उतने से लायबिलिटी बढ़ी है या उतने से रिसीवेबल कम हुआ है? उतने से रिसीवेबल कम हुआ। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखेंगे जरा लाइन जहां लिख रहे थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is not a liability and therefore not a provision discussed in IAS 37. कंफ्यूजन कोई और भी कहीं प्रोविजन वर्ड सुना इसके अलावा? वैसे तो मेरा ख्याल अब कम ही हो गया, पर किसी जमाने में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड एक दफा मैंने बताया था आपको, लेकिन वो तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्सोलीट तकरीबन हो ही गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी इसे बोला जाता था, लेकिन अगर बोल भी दें तो ये कौन सी प्रोविजन कम से कम नहीं है? IAS 37 में किन प्रोविजंस की बात हो रही है? जो पहले लायबिलिटी है बाद में अनसर्टन है। अब डेफिनेटली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अनसर्टन है, 2%, 4%, 6%, लेकिन ये क्या नहीं है देयरफॉर जो मर्जी होती रहे। ये लायबिलिटी नहीं है तो जितनी मर्जी अनसर्टन हो, तो ये भी कोई सर्टन अमाउंट तो नहीं है, यह है एस्टिमेटेड अमाउंट है, लेकिन ये क्योंकि लायबिलिटी नहीं है इसकी प्रोविजन की बहस से निकल गई एज पर IAS 37। और कहीं प्रोविजन आता हो जहन में? नहीं है मेरे ख्याल, इसके अलावा शायद। चले बाकी जी पेज नंबर 76 फाइनल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स की मैंने बात कर दी, वो अपने मेरे ख्याल अपने हाथ से भी हम नोट कर लेंगे। तो इमीडिएटली आ जाए जरा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी। रेडी? Yes, sir. प्रोविजन और लायबिलिटी में कोई डिफरेंस भी है? Yes, sir. प्रोविजन क्या जी? हेयर टाइमिंग पढ़ते नहीं, अभी कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। हेयर लेफ्ट साइड पे हेयर अमाउंट और टाइमिंग इज अनसर्टन। फॉर एग्जांपल कोर्ट केस, वारंटी ऑब्लिगेशंस। लायबिलिटी में टाइमिंग और अमाउंट इज नॉर्मली नॉट अनसर्टन। ट्रेड पेएबल्स हैं, एक्सक्लूड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हेन टू रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। रिकॉग्नाइज मींस रिकॉर्ड, मींस टू से अब क्वेश्चन ये हमारे सामने आ रहा है कि कब किसी प्रोविजन को किस वक्त डबल एंट्री करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वंस अगेन कोई पैरा नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे यहाँ, और पैरा नंबर्स आपके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। मतलब इस बात का मेरी फिर ये है कि ये इन चीजों के कॉन्सेप्ट सही क्लियर होना चाहिए, लेकिन उनको एज सच 100% रटे वाली बहस नहीं है, ठीक है सर। तो नीचे बेटा 3 पॉइंट्स लिखे हुए, 1 2 3। अगर ये तीनों पॉइंट्स साइमल्टेनियसली अप्लाई होंगे तो देन फिर प्रोविजन की डबल एंट्री की जाती है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ प्रोविजन? बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट रखते हैं अनलेस डिसमेंटलिंग प्रोविजन। तो एक्सपेंस डेबिट होना है, प्रोविजन क्रेडिट होनी है। कब होनी है? जब 3 कंडीशंस मीट हो जाए। नंबर 1, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इसके नीचे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसको स्किप करके जरा पॉइंट नंबर 2 ढूंढे नीचे। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। दोबारा 1 पे जाएं जरा। 1 और 2 इकट्ठा कर देखें तो शायद ये बात हुई कि लायबिलिटी कम से कम बन जाए। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड 2 में कहता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इट मींस अगर पहले 2 पॉइंट्स हो जाएंगे तो इसका मतलब लायबिलिटी कम से कम होगी। नंबर 3, although timing or amount is uncertain,
कहता ठीक है कि लाइबिलिटी या टाइमिंग अनसर्टन है, बट अ रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड। लेकिन अगर रिलायबल एस्टीमेट कैन नॉट बी मेड तो तीनों कंडीशंस मीट नहीं हो पाएंगी और प्रोविजन की डबल एंट्री नहीं होगी। फिर क्या होगा वो इंशाल्लाह बात की बहस है। अगर प्रोविजन की डबल एंट्री होनी है तो नंबर 1, present obligation as a past event, probability of outflow of resources and a reliable estimate can be made। ये सर इसमें ना सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो यकीनन मैंने ये तो कह दिया है कि ये पैराग्राफ्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, लेकिन अब ये कहना कि जब भी कोई सिनेरियो आएगा तो पहले हम स्टैंडर्ड खोल के पढ़ा करेंगे और फिर उसे लिखा करेंगे, तो ऐसे भी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ मेन वर्ड्स जरूर जहन में रिटेन रखने ताकि हम अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस पैराग्राफ्स लिख सकें। इस स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल आपके जहन में कोई तीसरी कंडीशन नहीं सही आ रही या पहली नहीं आ रही, तीनों ही नहीं अगर आ रही तो तीनों ही ढूंढने का टाइम नहीं होता, कोई एक आध अगर रह जाए तो पैराग्राफ 14 पे पहुंच जाएंगे, कुछ नजर फटाफट देख के वापस आ जाएंगे। ये नहीं कि स्टैंडर्ड वहां खोल के पढ़ना शुरू कर देंगे, चलो पहले मैं जरा I-37 पढ़ लूं, बाद में देखता हूँ सिनेरियो क्या है। तो कुछ ना कुछ पहले ही जेहन में रिटेन होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली जिसे कहते हैं कि रट्टा लगाना आंखें बंद करके, उसकी जरूरत नहीं। तो मेरी तरह जरा देख के 3 पॉइंट्स में से मेन वर्ड्स बोले क्या क्या है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, probability of outflow of resources, reliable estimate can be made। तो बेटा पैरा नंबर कैसे याद करेंगे, क्या होंगे? पैरा नंबर को याद नहीं करना, यहाँ जो लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम इंशाल्लाह जब रीजनल स्टैंडर्ड आप तक पहुंच जाएंगे वहां से देख के इन पैरास को टिक लगा लें, और इंशाल्लाह जब आप स्टैंडर्ड खोलेंगे तो वो बड़े यूजर फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली बल्कि कहना चाहिए। जैसे ही आप खोलेंगे पैरा नंबर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये टेंशन ना लीजिएगा, कोई अल्लाह का शुक्र पैरा नंबर नहीं याद करना। एक नीचे सेंटेंस ढूंढ लीजिए, इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, मींस अगर एक भी रह जाए तो प्रोविजन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आ जाए जरा पॉइंट 1 के नीचे। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ था? देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ऑब्लिगेशंस को जरा फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करना है। ऑब्लिगेशन में भी क्या वर्ड्स लिखे हैं लेफ्ट राइट? देयर मे बी अ लीगल ऑब्लिगेशन और देयर मे बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी वर्ड्स बोला? लीगल भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। पहले लीगल पे आ जाए। लीगल ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट डिराइव्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन और ऑपरेशन ऑफ लॉ मींस कोर्ट डिसीजन। अगर कोई ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बनी है, लॉ की वजह से बनी है या कोर्ट ऑर्डर की वजह से बनी है, तो ऐसी ऑब्लिगेशन को क्या कहेंगे? ये लीगल ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव पे बाद में जाते हैं। आपने जो एग्जांपल्स लिखी हैं अपने पास, ये जो अभी काफी सारी बातें की हमने, इनमें से ये जो प्रोविजंस वाली बातें हैं, प्रोविजंस सारा सामने रखे हैं, उनमें जरा डिसाइड करते हैं खुद ही सोच कर कि उनमें से कौन कौन सी लीगल है। तो आए जरा 1 2 3 4 कर एक एक करके। पहली कौन सी थी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है, क्या नहीं लीगल भी है और फिर किस वजह से? 3 चीजें नीचे हैं, तो एक क्या करेंगे? क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? किस वजह से? गवर्नमेंट के साथ हर इंडिविजुअल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया जो हर उस शख्स पे एप्लीकेबल है जिसकी टैक्सेबल इनकम हो। तो इट इज लीगल बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन। हमारी बात क्या कर रहे हैं? दूसरी क्या थी? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ऐसे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अब क्या हर कंपनी ने ग्रेजुटी जरूर देनी है? ऐसे नहीं है, लेकिन अगर कंपनी कमिट कर ले और एग्रीमेंट हो जाए और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, तो शुरू में ये एक और होती है, वो बाद में वर्ड बोलता हूँ मैं, लेकिन अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, एम्प्लॉय कोड में जाकर सकता मेरी ग्रेजुटी, तो देन फिर ये बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ लीगल अल्टीमेटली हो जाएगी। लेकिन शुरू में ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, नाइदर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ कि हर कंपनी ने जरूर ग्रेजुटी दिया करनी है, कोई कोर्ट डिसीजंस नहीं है। शुरू में कौन सी ऑब्लिगेशन है? एक सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। कंस्ट्रक्टिव में जाना थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं मेरे को। कंस्ट्रक्टिव क्या है? तो फिलहाल कंस्ट्रक्टिव ब्रैकेट में लिखें, बाकी डिटेल भी पढ़ते हैं। सेल्फ अज्यूम्ड लिखने में
आपने एक ऑब्लिगेशन अपने आप पे खुद से रख ली है। जिस तरह सैटरडे आता है, अब क्लाइंट हो रही होती तो एक कमिटमेंट करके उठते हैं कि मैंने संडे को 26 घंटे पढ़ना है। कम तो नहीं कर मैंने, नहीं उस वक्त आपके जज्बात हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। कल का दिन नहीं, कल का दिन तो मैंने बस, लेकिन हिस्टोरिकल पैटर्न अगर आप जहन में लाए तो आपकी खुद ही हंसी निकल जाती होगी सोचते हुए। तो आप जरा एक सेकंड कंस्ट्रक्टिव पढ़े जरा, ये सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशन भी कब ऑब्लिगेशन बनती है, लगता है हमारे लिए। पहले जरा आज जरा कंस्ट्रक्टिव पढ़ ही लेते हैं। लिखा दैट डिराइव्स फ्रॉम एन एंटिटीज एक्शंस, एंटिटी की जगह अपने आप को रखना, दैट क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशंस। कोई एंटिटी का ऐसा एक्शन है जिससे लोगों में कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए, जो इंटरेस्टेड पर्सन है कि क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए कि कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगी। सेल्फ अज्यूम तो है, लेकिन अगर कोई ऐसी सेल्फ अज्यूम्ड ऑब्लिगेशन है जिससे लोगों में कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं हुई और लोगों का नहीं ख्याल कि आप अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे, तो देन देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मसलन फॉर एग्जांपल, कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम इस साल प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं, बोनस देंगे। क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन? खुद से कंपनी का है, लेकिन एम्प्लॉइज फंस दी। पिछले 5 साल हो गए करना कराना इन्हें कुछ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ताकि हम फिर जज्बाती होकर काम शुरू हो जाए। तो अगर एम्प्लॉइज हाथ से दिए तो यकीनन एंटिटी का एक्शन तो है, लेकिन कोई वैलिड एक्सपेक्टेशंस लोगों में अगर अराइज नहीं हुई, क्रिएट नहीं हुई, तो इन दैट केस दैट विल नॉट बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इसी तरह अगर आपने कमिटमेंट की है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और आपको पता है कि मैंने कुछ नहीं करना है, आपके अंदर भी कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन अराइज नहीं हुई, तो देन कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एंटिटीज एक्शन है और वैलिड एक्सपेक्टेशंस लोगों में डेवलप हो रही हैं, तो ऐसी ऑब्लिगेशन को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब आए जरा, मेरे साथ दोनों बातें होगी दोबारा, ऊपर जो एग्जांपल्स आ रहे थे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, फाइनल कर देना, लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है? वो ये नहीं है कि कंपनी से अपनी मर्जी हम टैक्स दिया करेंगे, लॉ में लिखा है लीगल है, और लीगल है लेजिस्लेशन की वजह से। प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी जो है ना, इनिशियली मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो लीगल में भी कन्वर्ट हो जाए। थर्ड बोलिएगा क्या लिखा था? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लीगल है बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी की हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ये है कि जब भी वो कोई एसेट इंस्टॉल कहीं करती है तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ वो उसे डिसमेंटल करके एसेट रिमूव करती है, और ये उसकी जो पॉलिसी है पब्लिश्ड है, और हिस्टोरिकली कंपनी हमेशा अपनी इस पॉलिसी पे अमल दरामद भी करती है। मीन्स फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, लेकिन कंपनी की अपनी प्रैक्टिस है जिसपे कंपनी अमल भी करती है। तो क्या कोई नया एसेट अगर कंपनी इंस्टॉल करे तो लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन अराइज हो सकती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल पॉलिसी तो है लेकिन कभी डिसमेंटल किया नहीं है, तो फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं बनेगी। मतलब इनमें दोनों चीजें हैं। कंस्ट्रक्टिव में जाए दो मेन वर्ड्स क्या है, हमारा कोई एक्शन हो, नहीं हमारा कोई एक्शन हो जिससे लोगों में एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो कि हम उस लायबिलिटी को सेटल भी करेंगे। लेकिन अगर वैलिड एक्सपेक्टेशंस लोगों में नहीं है तो लोगों को हमारी बात पे कोई भरोसा नहीं है। एक तो आप जैसे लोग हैं ना कुछ कह बैठे हैं तो फिर वो करके छोड़ते हैं, लेकिन मेरे जैसे भी लोग हैं जो कहते तो बहुत कुछ रहते हैं, करने का सवाल ही नहीं। तो आप लोगों के तो कॉल ऑफ फेल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई तजाद वाली बात ही नहीं है, और वैसे ही पाकिस्तानी माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ तो ये बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन बहरहाल आजकल जरा इंटरनेशनल मीडिया भी आपके सामने है, दुनिया जहान आपके हाथों में है, तो सुनते सुनाते रहते होंगे कि लोग अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है यार, क्या हो गया? नहीं मतलब मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे अक्सर ये जुमला सुनने को हिस्टोरिकली मिलता है कि सर कहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में ये अज्यूम्ड है कि अगर आपने कह दिया है तो अब आपके बस में जो कुछ है अब वो करके अपनी जुबान की लाज रखें। तो किताबों में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे अहमी जहन में आती रहती है। तो मेरी तो सजेशन ये है कि ऐसे ही इधर उधर दुनिया की बातें ना सुनते रह करें, सीधी सी बात है जो कह दिया है इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, बाकी रब की मर्जी अगर नहीं हो सकेगा। क्या हो गया, मुझे इतने गुस्से क्यों देखा?
वापस आने एग्जांपल नंबर कौन सी होगी? 3 होगी। Yes, sir. चौथी एग्जांपल क्या थी जी? प्रोविजन फॉर लिटिगेशन बताएं जी। क्या लीगल है? शायद ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था शायद, जिसकी वजह से वो कोर्ट में पहुंच गया था। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी फाइनली डिसीजन आ सकता है। लास्ट वन क्या लिखा था? प्रोविजन फॉर वारंटी भी मेरा ख्याल है इनिशियली शायद कंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर वो वारंटी ऑब्लिगेशन फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर लीगल में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक हो गया? Yes, sir. तो आप कुछ आइडिया हो गया प्लीज? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस? लीगल ऑब्लिगेशन किस 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 वजह से हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन या ऑपरेशन ऑफ लॉ। और कंस्ट्रक्टिव की डेफिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आए नीचे एक एग्जांपल लिखिए, वो पढ़ के देखते हैं। इसमें सिनेरियोज आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। मैं एक छोटे से सिनेरियो से गेम आगे बढ़ाएं। जी लिमिटेड owned a road tanker, इसी पेज के नीचे, that overturned, पढ़ते पढ़ते और अपने में एक स्टोरी बना लीजिए। In December 2003 overturned, बेचारा उलट गया during a bad rainstorm. The tanker spilled its contents, thus contaminating a local river. सपोज में ऑयल था Yes, sir. और किसी दरिया के किनारे बेचारा चल रहा था, ओवरटर्न हुआ और उसमें जो ऑयल था वो दरिया में बह गया, कंटेमिनेट हो गया दरिया। Clear as well? Z Limited has never before contaminated a river. अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा, पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ। Z Limited has no legal obligation to clean the river. क्या मतलब? Legal obligation. जिस माशरे में ये ट्रक चल रहा था उसके कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ। Yes, sir. तो कोई ऐसा कि मतलब कि अगर किसी को ऑयल जो है समंदर दरिया में बह जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर उस दरिया की सफाई करनी है, ऑयल बाहर निकालना है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। Has no published policy as to its views on the rehabilitation of the environment. कोई पब्लिश पॉलिसी भी नहीं है कि हम बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। Yes, sir. और रिहेबिलिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट मींस एनवायरनमेंट को बहाल करने वाली कोई बातें हमारे जहन में नहीं आती। आई होप किस तरह की बातें आजकल सुनते तो जरूर रहते होंगे, Yes, sir. पोल्यूशन और इस तरह की चीजें। And has not made any public statement that it will clean the river. अब ये हो सकता है कि पब्लिश पॉलिसी ना हो क्योंकि पहली दफा इवेंट हुआ, लेकिन हो सकता है आपने अखबार में ऐड दे दिया हो। लेकिन जब भी जैसे ही इवेंट हुआ होगा तो लोगों में कंसर्न हुआ होगा कि ये समुद्री मखलूक इस दरिया में हम कश्तियां चलाते थे तो ये क्या हो गया, इस दरिया को इतना खूबसूरत बहता होता था पानी, तो लोग कंसर्न होंगे कि ये क्या हो गया है, किसने किया है। तो आपने बैड पब्लिसिटी से बचने के लिए बैड पब्लिसिटी अखबार में सपोज ऐड दे दिए कि परेशान ना हो, कोताही इंसान से हो जाती है, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दरिया वैसे ही कुछ अरसे में नजर आए जैसे पहले नजर आता था। तो किसी के पास कोई तस्वीर होगी पुरानी वो हमें जरा डिस्पैच कर दें, ताकि नहीं मतलब सामने रख लेना कि दरिया पहले कैसे था, और इंशाल्लाह वैसा ही हम करते हैं। साथ अखबार में ऐड लगा देंगे कि कोई मसला नहीं, अब इस तरह का हो गया, हमारी पूरी कमिटमेंट है, पूरी कोशिश है कि ये जो हो गया है ये कोताही है, इंसानी कोताही है, तो इंशाल्लाह इसको हम ठीक कर देंगे, वैसा ही कर देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हो जाए, ये अखबार में आपका ऐड आ गया, तो क्या इस ऐड की वजह से भी आपकी ऑब्लिगेशन बन सकती है? लेकिन अगर लोगों की मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, हमने फिर वही समझा इससे तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव डेवलप नहीं हुई। तो यहाँ तक जो 3 लाइनें पढ़ी हैं जरा दोबारा पढ़ें। कौन कौन सी ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ? लीगल नहीं है, और कंस्ट्रक्टिव भी क्यों नहीं है? ना पब्लिश पॉलिसी है, ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट, ना कोई हिस्टोरिकल ऐसी पॉलिसी है, ना ही कोई करंट स्टेटमेंट हमारी। लास्ट लाइन, इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर, इरादा हमारा है, एंड हैज बीन एबल टू कैलकुलेट अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट देयरऑफ। इरादा हमारा है और उसका एस्टिमेट भी है। इंटेंट्स अंडरलाइन करेंगे। क्या इंटेंशन से ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं? लेकिन इंटेंशंस अगर कम्युनिकेट हो जाए और वैलिड एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाए तो फिर शायद कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है। सिर्फ इरादे से अगर ऑब्लिगेशन बनती होती तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो 5-6 हजार घंटे हो चुके होते हैं। तो इरादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह शाम करते हैं। आज से सही, मंडे से सही, मंडे पता नहीं कौन सा मंडे,
तो इरादे से नहीं, इरादा जब तक कम्युनिकेट ना हो जाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी मुझे आप कहते जाएं सर आज बस 2 घंटे कंफर्म हो, तो फिर इट इज अंडरस्टूड कि अगर आपने कह दिया 2 घंटे तो अब आप जरूर अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। लेकिन अगर नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा इसलिए कि यार सिर्फ 2 घंटे पहले तो 5 घंटे कहता होता था। तो सिर्फ इंटेंशन विल नॉट रिजल्ट इनटू ऑब्लिगेशन अनलेस इट इज, एक सेंटेंस लिखें ब्रैकेट में, इंटेंशन will not result into an obligation unless it is communicated and which creates valid expectations। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता चल रहे हैं साथ साथ? इंटेंशन विल नॉट रिजल्ट इनटू, इरादा तो इंसान 100 करता है, इरादे चेंज भी कर लेता है इंसान, लेकिन अगर कम्युनिकेट हो जाए, इट इज अंडरस्टूड कि आप कम्युनिकेट तभी करेंगे जब पहले आपने सोच लिया होगा, पहले आपने इरादा किया, फिर बोलने से पहले, जिससे आप नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आप बोलने से पहले सोचेंगे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं इसको कर भी सकूंगा। लेकिन अगर आपने कह दिया है तो इंशाल्लाह फिर अब आपकी पूरी कोशिश होगी कि जो कह दिया है इस पे अमल दरामद किया जाए। या तो कहें ना, नहीं, या तो कहें ना, या कह दिया तो बस ठीक हो गया, बाकी अल्लाह माने की तरफ। रिक्वायर्ड क्या है जी, हमने करना क्या? एक्सप्लेन वेदर और नॉट Z Limited should recognize a provision in statement of financial position as at 31st दिसंबर। जी आप बताइए पहले अपने लफ्जों में बताओ, आपका क्या ख्याल है? अब ये जो है ना, नो सर सिर्फ ये जवाब सफिशिएंट नहीं होगा, इसका बड़ा तरीका उसी तरह होता है जिस तरह शायद लॉ वगैरह में भी आपने सुना, पहले जो पढ़ा है आपने उसको जरा एक्सप्लेन किया जाए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड या लॉ, और एंड में फिर उसके आंसर डेवलप किया जाए। ठीक है, अब इसमें ठीक है, नो तो आंसर हमारा शायद ठीक है, क्यों नहीं है? नो ना लीगल ऑब्लिगेशन है ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, लेकिन सिर्फ इसको नो नहीं लिखना, इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए आइए जरा थोड़ा सा आइडिया लें, जरा नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन देता हूं। पहले एक सिनेरियो एक्सप्लेन होना चाहिए और फिर शायद एंड में उसका आंसर आना चाहिए। इसका फायदा शायद ये होता है कि अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, तो पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर जरा थोड़ा सा मुतासिर होकर एक आध नंबर दे सकता है एंड में, चाहे कंक्लूजन ठीक ना भी हो। लेकिन अगर पहले ही उसे नो या यस नजर आ जाए और वो गलत हो तो फिर डेफिनेटली वो आगे टाइम शायद वेस्ट नहीं करेगा। तो एक सिनेरियो पहले अपना नॉलेज शो करें कि मैंने पढ़ के कुछ डिसीजन लिया है, यानी मीन्स मैंने पढ़ा हुआ है और उसके रिजल्ट में अगर मेरा आंसर गलत भी हो गया तो मैंने कुछ कोशिश की हुई है, नजर आया आपके लफ्जों में कुछ स्टैंडर्ड के वर्ड्स हैं, पढ़े जरा कर। द इवेंट इज एन एक्सीडेंट एंड सिंस इज हैपेंड बिफोर द इवेंट इट इज अ पास्ट इवेंट। एग्रीड है? साथ साथ रिलेट करते रहिएगा। देयर इज हाउएवर नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सिंस देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। There is no constructive obligation to rehabilitate the river, since neither a public statement has been made and nor there is an established pattern of past practices, since this was the first accident like this। अब डेफिनेटली ये वर्ड्स एग्जैक्टली ना तो लिखे जा सकते हैं और ना ही सिनेरियो पेपर में एज इट इज आना। इसका आइडिया तरीका यही होगा कि इनिशियली जब हम डिस्कशन किया करेंगे तो आप भी इन्वॉल्व उसमें रहें, फिर हम कोशिश किया करेंगे कि मैक्सिमम पढ़ें भी, फिर इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट किया करूंगा आपने जो पढ़ा है उसे लिखें, चाहे देख के लिखें, फिर इंशाल्लाह लास्ट स्टेप ये होगा कि अब आप सिनेरियो को इंडिविजुअली लिखने की प्रैक्टिस करें। तो अगर इस चीज को भी आप उसी तरह सीरियस लें जिस तरह कंसोलिडेशन वगैरह को लेते हैं तो इन चीजों में ज्यादा नंबर आ जाते हैं। कंसोलिडेशन सारी दुनिया कर रही होती है, कोई ना कोई 2-3 पॉइंट्स ऐसे जरूर होते हैं जो शायद वहां अटेम्प्ट ना हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन मेरा ख्याल है लास्ट अटेम्प्ट जो गुजरी है इसमें नहीं आया, वरना शायद मेरा ख्याल है कि पिछले 10-12 साल से शायद कोई अटेम्प्ट ऐसी हो जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल ना हो। तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हम अपनी मर्जी से कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम अपनी तरफ से छोड़ के जाते हैं ना तब प्रॉब्लम होता है। जीरो जब आ जाए ना इस वजह से कि ये टॉपिक तो किया ही नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा मसला है।
ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन नहीं आता लेकिन पढ़ा अगर हो तो कुछ ना कुछ बंदा एफर्ट कर लेता है, तो वो 2 4 1 2 इतने का आते रहने चाहिए, चाहे उन सवालों में भी जो शायद 100% अटेम्प्टेबल नहीं है। तो अपनी तरफ से काइंडली पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस कवर हुआ हो। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे वो ध्यान नहीं हम दे पाते, क्योंकि जरा महसूस ऐसे होता है कि ये अंग्रेजी तो मैं एक दफा ही लिख लूंगा। लास्ट कंक्लूजन पढ़े सर। ऑल्दो Z Limited intends to clean up the river and even has a reliable estimate of the cost thereof, no provision should be recognized because obligating event is the one that results in the entity having no realistic alternate but to settle the obligation। कोई ट्रांसलेशन करेंगे इन बोल्ड वर्ड्स की? ऑब्लिगेटिंग इवेंट वो इवेंट होता है जिसके हो जाने से बिजनेस के पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है सवाए इसके कि लायबिलिटी सेटल की जाए। तो चैलेंज तो यकीनन है सर, लेकिन जरूरी है सर। एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट वर्ड है, इसको जरा थोड़ा सा आसान लफ्जों में इर्द गिर्द कहीं लिखें। ऑब्लिगेटिंग इवेंट मीन्स एन इवेंट, एक डेफिनेशन तो वो लिखी हुई है जो वहां है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट मीन्स एन इवेंट, मीन्स अ पास्ट इवेंट, सॉरी, अ पास्ट इवेंट which results into present obligation। एक ऐसा पास्ट इवेंट जिससे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाए, ऐसा पास्ट इवेंट क्या कहलाता है? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। और डेफिनेटली उसने कैसे लिखा हुआ कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसके हो जाने से हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे सवाए इसके कि हम अब पैसे पे करके ऑब्लिगेशन सेटल करें। जरा ट्रांसलेट करें कांडी जरा खुद से जरा। An obligating event is the one that results in the entity, जिसके हो जाने इसका नतीजा ये हो कि entity having no realistic alternate, अब हमारे पास कोई हकीकी रास्ता नहीं है सवाए किस रास्ते के कि हम अपनी ऑब्लिगेशन सेटल करें। तो that obligating event becomes that obligating event then results into a present obligation। ठीक है, तो बात समझ गए यहाँ पे? बहरहाल पूरा पढ़ने दोबारा। जी लिमिटेड की इंटेंशन तो है, लेकिन अभी कौन सा ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है? कोई वाइड एक्सपेक्टेशन, मतलब ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ना कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। जी लिमिटेड थर्ड लाइन कैन स्टिल चेंज दिस इंटेंशन, हो सकता है? इस लाइन को हमसे ज्यादा बेहतर कौन समझता है? If however this intention has been announced, then there is a constructive obligation and a provision should be recognized। यहाँ अंडरस्टूड हो जाएगा अगर कुछ ना भी लिखा हो कि अगर हमने अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद फिर हम मुकरने वाले नहीं हैं। किताबों में कोई ऐसी बात नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जहनों में ऐसी आ जाती है। वो हमारे अपने जहनों की इख्तरात हैं, अपने जहनों की बातें हैं जो हम सोचते समझते रहते हैं। बुक्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें माशरे में नजर आती। नहीं नहीं ठीक है सर, किस माशरे में यार? क्या आप में कोई ऐसा है जो बात करने के बाद मुकर जाए? तो चेंज आ गया बस, इस तरह चेंज आता बस। नेक्स्ट आ रहे सर, है टाइम अभी? मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोविजन शैल बी द बेस्ट एस्टीमेट। क्या प्रोविजन की अमाउंट सर्टन होती है? होती तो अनसर्टन है, लेकिन बेस्ट एस्टीमेट तो होना चाहिए, लेकिन बेस्ट अपनी पूरी एफर्ट के बाद एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्टीमेट तक पहुंचना। The best estimate of an amount of an obligation is the amount that an entity would pay to settle the liability. When making these estimates, management should consider, अब एक दो बातें यहाँ आएंगी ऐसी जो हमने थोड़ा आइडिया हो गया, बाकी एक और टॉपिक की भी बात आ रही। प्रोविजन बनाते हुए, एस्टिमेट करते हुए, फॉर एग्जांपल वारंटी प्रोविजन बना रहे हैं जी आप, तो वो वारंटी प्रोविजन की अमाउंट एस्टिमेट करते हुए आप सबसे पहले क्या सोचेंगे
तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमने हिस्टोरिकली गुड्स बेची थी उनमें कितने परसेंट किस तरह के डिफेक्ट्स आते थे, ठीक है। कुछ सिमिलर ट्रांजैक्शन अगर पहले हुई है, जी सर। पॉसिबल एक्सपर्ट एडवाइस की कब जरूरत पड़ सकती है, अगर कोर्ट केस हो, कोर्ट केस है तो उस केस में शायद हमारा अपना एक्सपीरियंस की बजाय एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर एक और लिखा हुआ, इसको सब पढ़ लें, जब ये इसी के साथ मिलकर तो एक टॉपिक है वो साथ अटैच हो जाएगा। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट IAS 10, ये फिर अभी इसी 1037 के बाद उधर जाएंगे। तो समटाइम जो इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के बाद हो जाते हैं वो भी हेल्पफुल हो जाते हैं प्रोविजन की मेजरमेंट में। तो ये अभी मैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट की बात नहीं कर रहा, ये लेदर टॉपिक है। यहाँ तक ठीक है? वैसे पहले जो 2-3 पढ़े हमने, एस्टिमेट बनाते हुए क्या होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस देखना चाहिए, तो सिमिलर ट्रांजैक्शन अगर पहले हो चुकी है उसको देख लेना चाहिए, अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाए तो उसको भी कंसीडर कर लेना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस may indicate a range of possible outcomes for which it may be possible to estimate a probability. Probabilities का idea है थोड़ा? This is referred to as a calculation expected values की बेस पे भी sometimes होता है using the theory of probability। एक एग्जांपल देखनी चाहिए, ये पैरा 39 ऑफ IAS 37 में भी एक एग्जांपल है, उसका सिर्फ रेफरेंस लिखा हुआ, नीचे एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मेरा टाइम है। साहिवाल मैन्युफैक्चरिंग हैज सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर। सेल्स अक्रूड इवनली ओवर द ईयर का मतलब डिवाइड बाय 12 करके हर मंथ की सेल आ जाएगी, अगर 10,000 पूरे साल में। तो इट एस्टिमेट्स दैट फॉर एवरी 100 यूनिट्स सोल्ड बाय द आइटम सोल्ड 20 will require small repairs at a cost of 100, 10 will require substantial repairs at a cost of 400 each, and 5 will require major repairs or replacement at a cost of 800 each. दोबारा जरा पढ़ेंगे सेंटेंस। शायद आपको परसेंटेज बता रहा है, हर 100 में से 20 में स्मॉल रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है, 10 में और 5 में मेजर, लेकिन 20 प्लस 10 करें ध्यान में, प्लस 5 करें, इसका मतलब 60% प्रोडक्ट 65% प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगे, तो 35 बनता है। 65% प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगे जिनमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट आने का चांस नहीं है। 10% चीजों में सब्सटेंशियल रिपेयर्स, 20% चीजों में स्मॉल रिपेयर्स और 5% चीजों में ऑन एवरेज द नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपीरेंट 6 months आफ्टर द सेल। व्हाट इज द क्लोजिंग प्रोविजन? एक मिनट डाटा जरा दोबारा पढ़। नहीं वो कर लेते, बल्कि वो तो सिंपल है। मैंने कहा जरा डाटा एक दफा पढ़ना, कितने 1000 यूनिट सेल हुए, तो कैलकुलेट करना जरा। 10,000 अगर यूनिट सेल हुए तो उनमें मेजर, माइनर और सब्सटेंशियल रिपेयर्स ट्राई किए जा सकते हैं। 2000, 1000 एंड 500 ऐसे ही हो गए। 10,000 परसेंटेज दी हुई है, हर 100 में से अगर 20 हैं, 10 हैं, 5 हैं, तो 10,000 में कैसे फिगर्स आ जाएंगे? ये समझ आ रहा है? परसेंटेज दी हुई है, 100 में से 20, तो 200 में से 40, 1000 में से 200, 10,000 में से 2,000, ठीक है सर। लेकिन इसमें दूसरी चीज जो समझने वाली है, आखिरी जो व्हाट इज द क्लोजिंग प्रोविजन से ऊपर वाली जो लाइन है, 6 मंथ वाली भी एक गेम, जो साल के पहले 6 महीनों में चीजें बेची होंगी, जो साल के पहले 6 महीनों में चीजें बिकी होंगी, उनके डिफेक्ट्स अपीरेंट हो गए होंगे साल के अगले 6 महीनों। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी ने को बताया, लेट्स अज्यूम जनवरी की जो सेल है उसके डिफेक्ट्स अपीरेंट हो गए होंगे जुलाई तक, फरवरी वाले विद इन 6 months ऑफ द सेल, जून वाले दिसंबर तक, जनवरी जुलाई वगैरह चलते रहेगा। तो लेकिन जो जुलाई वाले होंगे वो पेरेंट होंगे जनवरी, फरवरी, तो शायद हमें पूरे साल की प्रोविजन क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्लोजिंग प्रोविजन कह रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन। तो साल के एंड पे आखिरी जो 6 महीने होंगे
उनके अगेंस्ट शायद अभी डिफेक्ट्स ऐसे होंगे जो आने होंगे, किन में डिफेक्ट्स आके शायद ठीक हो गए हों जो पहले 6 महीनों की सही। चलें यहीं से कल इंशाल्लाह दोबारा बहस शुरू करेंगे। आपने करनी ज़हन में रखनी है कुछ 2-3 दिन चीजें जो मैं पिछली कहूंगा। तो आज से रिलेटेड क्या क्या मैंने घंटे से ज्यादा का काम नहीं होगा, प्लीज दोबारा रिवीजन करें। एक क्वेश्चन आना है आपके सामने 1-2 दिनों में, लेकिन उसके लिए जरा पहले अपने को आपको जरा मेंटली प्रिपेयर करना। नहीं, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद मौजूद मौजूद, लेकिन हम जब बैलेंस शीट डेट में बना रहे होते हैं तो उस दिन की फिर बात हो रही है। आप किसी दिन भी अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस दिन की बात हो रही है, लेकिन हम नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड पे, तो फिर उस दिन मौजूद है या नहीं, तो ईयर एंड वाले दिन मौजूद है, 30 जून पे मौजूद है तो प्रेजेंट, इस दिन प्रेजेंट। साल का सारा साल नहीं, आप जिस दिन भी खड़े उस दिन प्रेजेंट है, लेकिन हम खड़े किस दिन है, ईयर एंड पे, तो उस दिन प्रेजेंट है। क्लियर? में क्या इशू आ गया?